आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए, 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना आप, इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता हूँ। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब, किस तरह? ज्यादा से ज्यादा फांसी, खुदा तो मेरी हस्ती को भी नबूस कर देता अगर खुदा 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी खुदा का नाम। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम डायरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, जहां पर 1999 में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो आज की कहानी जिसके ऊपर है उसका नाम है जावेद इकबाल मुगल। 2 दिसंबर 1999 का एक आम सा दिन, जिस दिन लाहौर के एक मशहूर उर्दू भाषिक अखबार डेली जंग के ऑफिस में एक गुमनाम लिफाफा आता है। इस गुमनाम और आम से दिखने वाले लिफाफे को देखकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस लिफाफे के अंदर इतनी डरावनी कहानी छुपी होगी। इस लेटर की कॉपी डेली जंग ऑफिस के साथ साथ लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर और डेली जंग अखबार के चीफ एडिटर के यहाँ भी भिजवाई गई थी। जैसे ही डेली जंग अखबार के क्राइम सेक्शन के चीफ एडिटर ने इस लिफाफे को खोला तो उनके हाथ कांप उठे, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर था कागज़ों का एक गट्ठा और साथ में ही 6 से 16 साल के बीच वाले उम्र के बच्चों की तस्वीरें। यह कोई साधारण सा लेटर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही भयानक कहानी थी जिसे एक शख्स ने बड़ी ही डिटेल से लिखा था, और उस शख्स का नाम था जावेद इकबाल मुगल। उस खत में कुछ ऐसा लिखा था कि वह कहानी पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की कुछ गिनी चुनी खौफनाक कहानियों में से एक कहानी बनने वाली थी। उस खत में जावेद इकबाल ने लिखा था कि मेरा नाम जावेद इकबाल मुगल है और मैंने 6 महीनों के बीच में 100 बच्चों का यौन शोषण करके कत्ल किया है, जिनकी उम्र 6 से 16 साल के बीच में थी। इकबाल ने अपने घिनौने काम को बहुत ही क्रूरता और डिटेल के साथ बताया था। उसने लिखा था कि उसने सितंबर 1998 से नवंबर 1999 के बीच इस मिशन को अंजाम दिया था, और उसके शिकार थे गरीब, बेघर और सड़कों पर भटकने वाले मासूम बच्चे, जिनकी उम्र 6 से 16 साल के बीच में थी। उसने उस खत में एक एक कत्ल की तारीख, बच्चों का नाम, उसकी उम्र, उसकी तस्वीर, इतना ही नहीं बल्कि उसे फंसाने की स्ट्रेटजी और उसे कैसे मारा, यह सब डिटेल में लिखा था। उसने लिखा था कि पहले तो वो इन बच्चों को बहला फुसला के अपने लाहौर में स्थित घर में लाता था, जिसका पता था 16 बी रवि रोड। यहाँ लाकर पहले वो उनका यौन शोषण करता था, इसके बाद वो उन्हें मार देता था। जैसे जैसे लोग यह लेटर पढ़ रहे थे वैसे वैसे उन लोगों का दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन इसके बाद जो इस लेटर में लिखा था वह पढ़कर सबकी रूह कांपने वाली थी। इसके बाद जावेद इकबाल ने लिखा था कि उन्हें मारने के बाद वह उन लाशों के टुकड़े कर देता और फिर उन्हें अपने ही घर में रखे हुए बड़े बड़े नीलो ड्रमों में रखे हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड में जला देता। इतना ही नहीं बल्कि उसने यहाँ तक भी लिखा था कि एक लाश को एसिड में पूरी तरीके से गल जाने के लिए कितने रुपए का एसिड लगता है। यह खत पढ़कर हर कोई सुन्न हो गया था और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल दौड़ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। इस सवाल का जवाब भी उसने उस खत में लिखा था, वह मैं आपको कहानी के आगे बताऊंगा। खैर, उस लिखावट के साथ साथ उस खत में कुल मिलाकर 57 बच्चों की तस्वीरें थी जो कि अर्धनग्न अवस्था में थी। इसके साथ उस लिफाफे में एक 32 पन्नों की डायरी भी थी, जिसमें हर अपराध का डेट और टाइम लिखा गया था। उसने इस खत में यहाँ तक लिखा था कि उसने जानबूझकर उसके घर में अभी भी 2 लाशों के अवशेष पूरी तरीके से नहीं जलाए ताकि पुलिस को प्रूफ मिल सके। और उसने उस खत के अंत में यह लिखा था कि अब वह रावी नदी में कूदकर अपनी जान देने वाला है, क्योंकि उसका मिशन अभी पूरा हो गया है। अगर पुलिस उसे ढूंढ सकती है तो आकर ढूंढ ले। और जब अगले दिन यानी कि 3 दिसंबर 1999 को इस खबर को डेली जंग अखबार के फ्रंट पेज पर छापा गया तो लाहौर में ही नहीं
बल्कि पूरे पाकिस्तान में जैसे भूकंप ही आ गया था। इस दिल दहला देने वाली कहानी को पढ़कर हर पाकिस्तानी अंदर तक हिल गया और हर तरफ से इकबाल को ढूंढकर सज़ा देने की और उन मासूम बच्चों को जस्टिस देने की आवाज़ उठने लगी। यह केस बहुत सेंसिटिव बन गया था और पुलिस पर भी बहुत प्रेशर था कि वह जल्द से जल्द जावेद इकबाल को ढूंढे। तो उसके बाद शुरू हुआ पाकिस्तान के इतिहास का एक सबसे बड़ा मैन हंट। इधर पुलिस इकबाल को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। जैसे उसने खत में लिखा था कि वह रावी नदी में कूदकर अपनी जान देने वाला है, इसलिए नदी में भी ढूंढा गया कि अगर उसने जान दी होगी तो उसकी लाश तो मिले, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। जावेद इकबाल को ढूंढने की कोशिश तो जारी ही थी, लेकिन जब पुलिस ने इकबाल के घर पर छापा मारा तो वहाँ का हाल देखकर उन सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब पुलिस उस घर के अंदर गई तब अंदर का माहौल किसी हॉरर मूवी सेट से कम नहीं था। दीवारों पर खून के धब्बे फैले हुए थे, बच्चों के कपड़े ज़मीन पर इधर उधर बिखरे हुए थे। उसी तरीके से बच्चों के जूते, चप्पल, खिलौने घर में इधर उधर पड़े हुए थे और एक जंग लगी लोहे की चेन भी थी जिससे वह बच्चों का गला घोंटता था। इसी के साथ साथ उसने खत में लिखा था वैसे ही उसके घर में एसिड से भरे नीले ड्रम मिले, जिसके अंदर आधी गली हुई बच्चों की बॉडीज़ भी मिली। इधर पुलिस इकबाल को ढूंढने के लिए रात दिन एक कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। पाकिस्तान की जनता के दिल में उन मासूम बच्चों को लेकर हमदर्दी बढ़ रही थी और पुलिस के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे थे। इस घटना को हुए करीब करीब 27-28 दिन हो गए थे, फिर भी इकबाल का कुछ पता नहीं लग रहा था। पाकिस्तानी मीडिया, उसी के साथ इंटरनेशनल मीडिया और लोकल जनता का भी आक्रोश बढ़ रहा था। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था। तभी डेट आती है 30 दिसंबर 1999। इस दिन की सुबह लगभग 10 बजे जगह थी डेली जंग अखबार का लाहौर में स्थित ऑफिस, और इसी बीच एक आम सा दिखने वाला शख्स ऑफिस में एंट्री करता है, जिसके कपड़े थोड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब तरीके की शांति थी। वो ऑफिस में सीधा अंदर आकर रिसेप्शन पे बैठी हुई लेडीज़ के पास जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के बोलता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल मुगल है। हाँ, वही जावेद इकबाल जिसने 100 बच्चों का रेप और मर्डर किया है, और आज मैं खुद को सरेंडर करने आया हूँ। यह बात जैसे ऑफिस में सबको पता लगती है तो सब लोग दौड़ के जावेद इकबाल को देखने पहुँचते हैं। हर कोई उसे देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि इतनी हैवानियत करने वाला शख्स काफ़ी भयानक दिखता होगा, लेकिन जावेद इकबाल एक शांत और आम सा दिखने वाला आदमी था, जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस शांत दिखने वाले शख्स ने इतनी हैवानियत की होगी। खैर, जब अंदर बैठे डेली जंग के चीफ न्यूज़ एडिटर खावर नईम हाशमी को यह बात पता चलती है तो वो खुद उसे देखने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आते हैं। उनको भी खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक 38-39 साल का आदमी, आम सा दिखने वाला आदमी, इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है। उसके बाद उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। पहला सवाल तो यह पूछा जाता है कि वह सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं गया। उसे सरेंडर ही करना था तो वो पुलिस के पास भी जा सकता था। इसके जवाब में वो यह कहता है कि मुझे डर है कि पुलिस मुझे मार देगी, वो मेरा एनकाउंटर कर देगी, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं गया। और उसने कहा कि वह बस मीडिया की निगरानी में ही सरेंडर करेगा। ये सब सवाल जवाब चालू थे तब उसने अपने बीते जीवन के बारे में बहुत कुछ बातें बताई, जैसे कि उसका जन्म 1961 में लाहौर में ही हुआ था। वह अपने कुल 8 भाई बहनों के बीच छठे नंबर का था। वैसे देखा जाए तो जावेद इकबाल का परिवार अच्छा खासा अमीर था। उसके पिता लाहौर के मशहूर कारोबारी थे। इकबाल ने अपनी पढ़ाई लाहौर के गवर्नर इस्लामिया कॉलेज से ही की थी और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसने अपने पिताजी की मदद से 1978 में रीकास्टिंग का बिजनेस भी चालू कर दिया था। मतलब आप देख सकते हैं कि इकबाल अच्छे खासे अमीर घर का ही बैठा था। इतना ही नहीं बल्कि जब वो अपने टीनेज में था तब उसके पिता ने उसको एक बहुत बड़ा घर खरीद के दिया था। अब इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जावेद इकबाल ने ऐसा किया क्यों होगा। जैसे कि मैं आपको कहानी की शुरुआत में ही बता दिया था कि इसकी वजह उसने उस खत में भी लिखी थी और उसने यह मीडिया के सामने भी बोला था कि उसने ऐसा किया क्योंकि उसे पुलिस और समाज से बदला लेना था। जावेद इकबाल के कहने के मुताबिक उसके ऐसे करने के पीछे बस 2 ही कारण थे, एक तो थी पुलिस और दूसरी थी उसकी माँ। उसने बताया कि
उसे पहले भी एक छोटे बच्चे का यौन शोषण करने के झूठे मामले में पुलिस ने पकड़ा था और उसके मुताबिक यह आरोप झूठा होते हुए भी उसको बहुत टॉर्चर किया गया था। और इसी के साथ साथ जब एक बार उस पर 2 लोगों ने हमला किया था, इसकी शिकायत लेके भी वह पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इन सब चीज़ों के चलते उसके मन में पुलिस को लेकर एक अलग नफरत पैदा हो रही थी। और दूसरा रीज़न था कि इन सब झूठे आरोपों को लेकर जब उसका नाम समाज में खराब होने लगा तो उसकी माँ को बहुत दुख हुआ और इसी दुख के चलते उसकी माँ की रोते रोते ही मौत हो गई। और यही से उसके अंदर बदले की भावना सुलगने लगी। उसने ठान लिया कि जैसे उसकी माँ को रोना पड़ा वैसे वह अब 100 माँओं को रुलाएगा और समाज से और पुलिस से अपना बदला लेगा। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने उन मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाया कैसे? तो उसके जवाब में वो यह कहता है कि इसके बहुत सारे तरीके थे। जैसे कि उसने एक वीडियो शॉप खोला था, वहाँ पर काफ़ी कम पैसों में या कभी कभी तो फ्री में ही वो टिकट दे देता था। इसे देखकर बच्चे वहाँ पर आते थे और उसका शिकार हो जाते थे। इसी के साथ साथ वो कभी कभी 100 रुपये का एक नोट ज़मीन पर फेंक देता और किसी लड़के ने अगर उसे उठाया तो आगे आकर बोलता कि तुमने चोरी की है, और फिर वह उसे अपने घर ले जाता और फिर घर पहुंचकर वह उसका यौन शोषण करके उसको मार देता। उसने यह भी कहा कि एक समय ऐसा भी आया कि वीडियो शॉप के बारे में लोगों को शक होने लगा। तब उसने अलग अलग रास्ते खोजे, जैसे कि जिम, फिश एक्वेरियम, और इतना ही नहीं बल्कि उसने खुद का स्कूल भी चालू कर दिया था। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जावेद इकबाल काफ़ी अच्छे खासे अमीर घर का बेटा था और जिनकी हत्याएं हो रही थी वो सड़क पर घूमने वाले एक बहुत गरीब बच्चे थे। इसलिए जब कभी इकबाल पर लोगों का शक हो भी जाता तो भी इकबाल अपनी पहचान और पैसों की मदद से सब दबा देता, इसलिए वह कभी पकड़ा नहीं गया। जब यह सवाल जवाब खत्म हो गए तब जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है और पुलिस कुछ ही मिनट में उसको अरेस्ट करने डेली जंग के ऑफिस पहुंच जाती है। जब पुलिस उसे अरेस्ट करने आती है तो वह सीन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, क्योंकि पुलिस की एक भारी भरकम टुकड़ी हथियारों से लैस और गाड़ी का काफिला लेकर बस उस एक शख्स को पकड़ने के लिए आई थी। लेकिन वह भी कोई आम आदमी नहीं था, वह एक हैवान था जिसने 100 बच्चों का यौन शोषण और मर्डर किया था। खैर, इसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके ऊपर 100 बच्चों की हत्या और यौन शोषण के लिए मुकदमा दाखिल होता है और इस मुकदमे में वह दोषी साबित हो जाता है। और उसके दोषी साबित हो जाने के बाद कोर्ट उसे एक बहुत अजीब सज़ा सुनाती है। कोर्ट कहता है कि इसे सबके सामने गला घोंटकर मार दो और उसके बॉडी के भी 100 टुकड़े काट कर एसिड में पिघला दो, जैसे कि उसने उन नादान और बेगुनाह बच्चों के साथ किया था। लेकिन इसको ह्यूमन राइट वालों से काफ़ी विरोध मिलता है। तो ह्यूमन राइट वालों से जब इस सज़ा को बहुत विरोध मिल रहा था, इसलिए जावेद इकबाल को लाहौर में स्थित कोट लखपत जेल में रखा जाता है। आपको बता दें कि इकबाल के साथ साथ उसको इन हत्याओं में मदद करने वाले 3 लड़कों को भी इसी जेल में रखा गया था और बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन फिर आता है 8 अक्टूबर 2001 का दिन। इस दिन जब इकबाल का सेल खोला जाता है तब इकबाल और उसका एक साथी जेल में मरे हुए पाए जाते हैं। जब अधिकारियों को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि उन दोनों ने बेडशीट की मदद से जेल में ही सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन सवाल तो तब खड़े होने शुरू हुए जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह सामने आया कि इकबाल और उसके साथी के शरीर पर बहुत सारे मारपीट के निशान थे, जैसे कि मरने से पहले उन दोनों को किसी ने पीटा हो। और इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। खैर, तो जावेद इकबाल की मौत सुसाइड थी कि मर्डर था, ये आज भी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इतने बड़े घर का बेटा होने के बावजूद भी उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया था। तो यह थी कहानी पाकिस्तान के सबसे क्रूर और गंदे सीरियल किलर की, जिसने एक टाइम पर पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया था और सोचने पर मजबूर किया था कि कोई इंसान हैवानियत और दरिंदगी की इस हद तक भी जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में एक और ऐसे ही रोमांचक टॉपिक को लेकर। तब तक कहानी पसंद आ गई होगी तो कहानी को लाइक करें,
अगर चैनल में नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी आप किस पर सुनना चाहेंगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।